गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पोर्शन जो है, और नेक्स्ट पोर्शन आपका आ रहा है मैग्नेटिज्म का। तो मैग्नेटिज्म में हमें जो पढ़ना है पहले वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है कि हम ऐसा देखते हैं कि अगर किसी वायर में हम करंट फ्लो कराएं या करंट पास कराएं तो उसके सराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती हैं या हम कहें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, हमारे सिलेबस में एक होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब ये है कि करंट किसी वायर में अगर हाई रेजिस्टेंस वायर में फ्लो कराएं तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पर क्या है कि किसी अगर हम वायर में करंट फ्लो कराएं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी उसके अंदर मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आ जाती है। अब सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले कौन थे? तो एक साइंटिस्ट हैं ओरेस्टेड। ओरेस्टेड वो हैं जिन्होंने बताया कि अगर एक वायर में हम करंट पास करें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है कि जैसे ये मान लीजिए वायर है, वायर को हमने करंट कर दिया सेल या बैटरी से, यहाँ पे की लगा दी। अब इसके पास हमने दिया है कंपस। कंपस वो डिवाइस है जो हमें डायरेक्शन फाइंड करने का काम आता है। तो ये कुछ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये निडल रुकी रहती है। अब निडल क्या है? निडल बनी है आपकी मैग्नेट की। निडल बनी है मैग्नेट की, और एक मैग्नेट पे जो फोर्स लगाता है वो कोई दूसरा मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। जैसे आपने बहुत बेसिक एक्सपीरियंस देखा होगा कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर जब हम की को ऑन करते हैं यानी स्विच क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो होता है, और करंट स्विच ऑन करते ही जैसे करंट फ्लो होता है इस मैग्नेटिक निडल में, कंपास की मैग्नेटिक में डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। क्या शो होता है? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्यों हुआ होगा? डिफ्लेक्शन तभी होता है जब फोर्स लगता है। डिफ्लेक्शन कब होता है? जब फोर्स लगता है। तो यहाँ पर अगर इस मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन हुआ है तो मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट कौन कर सकता है? कोई मैग्नेट कर सकता है। यानी इससे ये प्रूफ होता है कि करंट मतलब स्विच ऑन करते ही इंस्टेंटेनियस इसमें क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करती है। तो ये वो छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें ओरेस्टेड ने ये बताया कि किस तरीके से एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, यानी जहाँ कहीं भी करंट कैरिंग वायर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो बेसिक बातें कुछ आप मैग्नेट्स के बारे में जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बार मैग्नेट है, तो ये बार मैग्नेट में दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। अब ये नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल होते हैं, आपको ये भी पता होगा कि इन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते। कांट बी डिवाइड, इन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते। यानी आप इसको कितना भी चाहो कि मैं इसको ब्रेक कर दूं 20 से, तो अगर मैं इसको 20 से ब्रेक कर दूंगा तो तुरंत यहाँ पे जनरेट हो जाएगा नॉर्थ का साउथ और साउथ का यहाँ पे नॉर्थ। तो जितना भी आप स्मॉल पार्ट में चाहो डिवाइड कर लो, ये अलग नहीं हो सकता। दूसरा क्या होता है कि इस मैग्नेट के चारों तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस मैग्नेट के चारों तरफ क्या होगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो जनरली देखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से इमर्ज होते हुए साउथ की तरफ जाती है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। कहाँ से आती हैं? नॉर्थ से इमर्ज होकर कहाँ जाती हैं? साउथ की तरफ जाती हैं। फिर उसके बाद ऐसे यहाँ पर आप बना सकते हो
कि नॉर्थ से जा रही है साउथ पे, ठीक है। अब यही पहला क्वेश्चन बन जाता है कि क्या ये साउथ पे एंड हो जाती है? नहीं, इसके अंदर ये साउथ से नॉर्थ होते हुए ऐसे जाती हैं। कहाँ जाती हैं? साउथ से नॉर्थ। कहाँ जाती हैं? साउथ से नॉर्थ। तो एक्चुअली ये फॉर्म करती है क्लोज लूप। क्या फॉर्म करती है? क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब क्या है कि नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे गया, साउथ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, उसके अंदर साउथ से होते हुए कहाँ जा रहा है? नॉर्थ पे। तो क्या बन रहा है? क्लोज लूप। अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, वो प्लस से निकल के नेगेटिव पे एंड हो जाती हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या बनाती हैं? क्लोज लूप। यानी बाहर तो जाती है नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर क्या हो जाती हैं? साउथ से नॉर्थ। फिर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये कुछ बातें बहुत बेसिक मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ, फिर आगे आऊँगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पर क्लोज होती हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे आप देख सकते हो कि ये पोल से जब निकलेंगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत पास होंगी पोल्स पर। आई बात समझ में? तो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यानी ये कहाँ पर होगा? पोल्स पर। ऐसा कहाँ पर होगा? पोल्स पर। लेकिन आप जरा देखो ये बीच वाले पार्ट पे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी? फार अवे, एक दूसरे से दूर। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फार होंगी तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? वीक होगा। यानी कहाँ पर? मिड में। किसके मिड पे? बार मैग्नेट के। आई बात समझ में? ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसमें क्या होता है बताएंगे ज़रा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किससे किया? मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट किया मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। इसके बारे में किसने बताया था? माइकल फैराडे ने। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, और दोनों के बारे में बताया किसने? माइकल फैराडे ने। अब ये होती तो इमेजिनरी लाइन्स हैं, दिखती नहीं है, लेकिन हाँ उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल रिसेंबल करती हैं, एक जैसी होती हैं, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं। आई बात समझ में? तो ये मैं क्या बना रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये नॉर्थ से साउथ आपको दिखलाया जा रहा है, लेकिन मान लो किसी भी एक पॉइंट पर आपसे कहे कि डायरेक्शन बताओ। लेट सपोज ये पॉइंट ए है और आपसे कहे पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताओ, या आपसे कह दे पॉइंट बी पर बताओ, या आपसे कह दे पॉइंट सी पर बताओ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए उस पॉइंट पे हम ड्रा क्या करते हैं? टेंजेंट, जो उस पॉइंट को केवल टच करती हुई लाइन होती है। आई बात समझ में? तो पॉइंट ए पर टेंजेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, पॉइंट बी पर यहाँ जाएगा और पॉइंट सी पर ऐसे जाएगा। तो जितने पॉइंट्स होंगे वैसी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ से साउथ। बार मैग्नेट की बात कर रहा हूँ। और आगे जब पढ़ेंगे हम सोलेनॉइड तो देखेंगे सोलेनॉइड भी जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट बिहेव करता है। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम है? तो ये कुछ इसकी बेसिक बातें थी। हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है? हमारे सिलेबस के हिसाब से देखना है। जैसे ये चैप्टर ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो मान लीजिए कि ये कोई वायर है। अब इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इसके चारों तरफ क्या होगा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा ना। और एस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या बताया? और एस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती हैं। तो इसके चारों तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया तो किसी भी पॉइंट पर आपसे कहा जाए कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हाउ मच, यानी मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। तो इसे बताने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बायो-सैवर्ट लॉ का। ये असल में दो अलग अलग लोग हैं, बायो और सैवर्ट, ठीक है, लेकिन काम एक ही चीज़ पे किया है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है।
तो बायो सैवर्ट लॉ के हेल्प से हम क्या करेंगे, कोई भी शेप हो सकता है, करंट कैरिंग वायर हो और उस करंट कैरिंग वायर के से जो जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड वो हम किसी भी पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं। समझे? मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको बता सकते हैं। ठीक है, और बायो सैवर्ट लॉ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखेंगे इसमें कैसे करते हैं। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट सपोज ये हमने एक वायर ले लिया। अब वायर में ये करंट फ्लो हो रहा है आई। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। तो हम पूरा वायर नहीं लेते हैं, वायर का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। उस पार्ट को हम बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसे हम? एलिमेंट। तो मान लो अगर ये वायर हो सकता है तो इनफाइनाइट, लेकिन मान लो हमने एलिमेंट ले लिया ये, तो इस एलिमेंट को हम कहेंगे डीएल। क्या कहेंगे? डीएल। अब इस डीएल से भी तो करंट पास होगा ना, इसलिए अब इसे एलिमेंट नहीं क्या बोलेंगे? करंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे? करंट एलिमेंट, क्योंकि उस छोटे से पार्ट से भी करंट फ्लो हो रहा है। अब इस करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, ध्यान दीजिए, आर डिस्टेंस पर देखो, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कुछ एंगल भी बन रहा है। तो लेट सपोज एंगल बन रहा है कितना? थीटा। कितना बन रहा है एंगल? थीटा। तो ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल, ध्यान दीजिए, ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल, तो इसको ऐसे लिखोगे, डीएल मतलब लेंथ और आई मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या बन जाएगा? करंट एलिमेंट बन जाएगा आईडीएल। अब आईडीएल की वजह से पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा डीबी। कितना हो जाएगा? डीबी। जैसे एक्स का डीएक्स, वाई का डीवाई, ऐसे डीएल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? डीबी। अब ये जो डीबी इस पॉइंट पे प्रोड्यूस होगा, आप जानते हो इतना बेसिक बात, ये डीबी कितना हो जाता है? किसी को याद है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही तो आता था ना। ये है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अगर आप इनको अलग अलग करो तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाई पड़ेगा आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आइडियल के, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डी बी क्या हो जाता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये डी बी का मतलब समझते हो क्या है? ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है। कितना है ये? ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है। ये है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, ड्यू टू करंट एलिमेंट। ठीक है, तो नोट कर जल्दी से, सो नोट कर लीजिए। कोई नहीं, तब तक हो जाता होने दो। कितना परसेंट है? 10। नोट कर लिया आपने?
हो गया ना। अब यहाँ पर देखो, ये जो है ये एक्चुअली स्केलर फॉर्म है। जब इसका हम वेक्टर फॉर्म बनाएंगे तो इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे और r से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, देखो म्यू नॉट I अपॉन म्यू नॉट 4 पाई, और ये हो जाएगा I dl r साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा r क्यूब। अब जरा ध्यान से देखो ऐसा क्यों करते हैं। I को अगर छोड़ दें तो I तो स्केलर है, तुम इस पे ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है dl r साइन थीटा, ये एक्चुअली क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। यानी इसको हम ऐसे लिख देंगे dB इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, और ये dl क्रॉस r आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा r क्यूब। तो ये वेक्टर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर है, और डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगी, dl क्रॉस r पे, ठीक है। अब दोनों में आप कंफ्यूज मत रहिएगा, कई बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये तो यहाँ पर r स्क्वायर, यहाँ पे r क्यूब है। ये तो इसका स्केलर फॉर्म है जो जनरली हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है, और ये इसका वेक्टर फॉर्म है जो हमें बताता है डायरेक्शन के बारे में। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन समझते हो कैसे होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो यहाँ इस पॉइंट dp पर मैग्नीट्यूड तो आ गया, कितना आ गया dB, बोलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन इस dB का डायरेक्शन कैसे लोगे, तो देखो जब तुम्हें करना है, यहाँ से देखो क्या करना है, तुम्हें लेना है r dl क्रॉस r। तो dl क्रॉस r करने का तरीका क्या है समझो जरा ध्यान से, कि जैसे ये हम जा सकते हैं ऐसे, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से या मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू रूल से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे जाएं एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान दो, ऐसे r dl कहाँ जाएं, एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब कहाँ जाता है, ऊपर, आउटवर्ड। तो इस आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे डॉट से। आई बात समझ में। लेकिन हम उल्टा करें, हम कहाँ जाएं, dl क्रॉस r ऐसे जाएं, तो कहाँ जाएगा, इनवर्ड। तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्रॉस से। तो मैग्नेटिक फील्ड दो ही बनेगा, एक क्रॉस परपेंडिकुलर आउटवर्ड या परपेंडिकुलर टू दी प्लेन सरफेस के आउटवर्ड, और क्रॉस कहाँ बनेगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड। आई बात समझ में। यही जब तुम स्क्रू रूल से करोगे तो तुमने मान लो इस पॉइंट पे ऐसे स्क्रू रख दिया है ना, अब तुम इसको ऐसे घुमाओ r dl यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ r dl एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ आएगा ये पेच, बाहर आता है ना पेच, तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, वो डायरेक्शन हो जाएगा ये डॉट का। लेकिन तुम यहाँ रख के पेज इसको घुमाओ क्लॉकवाइज, मतलब थीटा ऐसे, तो कहाँ जाएगा ये, इनवर्ड यानी क्रॉस। हालांकि ये तो बहुत जनरल मेथड है, अभी जो मेथड मैं आपको सिखा दूंगा उससे आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। इसको याद रखो चाहे ना रखो, समझ गए। कोई प्रॉब्लम है तो देखिए, इसकी यूनिट बता दीजिए। यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, एक तो होता है टेस्ला, बहुत फेमस है, क्या है, टेस्ला, मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ। और एक बेटा इसका यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। कौन सा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब ये वेबर पर मीटर स्क्वायर कहाँ से आता है, जब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए, तो बी कितना हो जाता है, फाई अपॉन एरिया। तो फाई यानी फ्लक्स का क्या हो जाएगा, वेबर, एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, वेबर पर मीटर स्क्वायर। दो इसकी यूनिट होती है, ठीक है। म्यू नॉट क्या देता है, म्यू नॉट ऑब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
क्या है वो? हाँ, ऑब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो हमने पढ़ा, ये तो पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर, यानी एक वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसी से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था वायर के वजह से, है ना। लेकिन इसमें एक केस और बनता है, वो देखते हैं हम। नोट नहीं कर रहे हो क्या भाई तुम लोग? नहीं, फिर भी नोट कर लो। कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो बेटा आपके नोट से मैच नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। देखो, एक तो आपका होता है स्टैटिक चार्ज, यानी चार्ज जो रेस्ट पर है। तो चार्ज जब रेस्ट पे रहता है तो ये प्रोड्यूस करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये प्रोड्यूस करता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक्सर्ट कर सकता है किसी चार्ज पे? फोर्स। वो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? F इक्वल्स टू QE। आई बात समझ में? लेकिन अगर चार्ज आपका मूव करने लगे, यानी एक मूविंग चार्ज हो, चार्ज कैसा हो? मूविंग चार्ज हो, तो मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? ये बोथ प्रोड्यूस करता है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है ना, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो फोर्स लगता है F इक्वल्स टू QE, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या लगता है? ये फोर्स लगता है F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। हम आगे इस पर बात करेंगे डिटेल में, फिलहाल को ध्यान रखिए आप कि अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पे मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगता है? F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। आई बात समझ में? ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा और मैग्नेटिक फील्ड देगा। मैंने ये लाइन क्यों बताई है, ध्यान दीजिएगा। हमने अभी जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया वो एक करंट कैरिंग वायर की वजह से फाइंड किया, यानी एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सराउंड में किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन मान लो कोई चार्ज है और चार्ज मूव कर रहा है, तो चार्ज के मूव करने से क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये भी तो क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए मूविंग चार्ज। अब ध्यान दीजिए क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज Q है और ये चार्ज Q मान लीजिए v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट P है और ये पॉइंट P जो है इस चार्ज Q से r डिस्टेंस पर है और इसका कुछ एंगल है थीटा। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि चार्ज मूव करता है तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चार्ज मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो चार्ज के मूव करने से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा P पर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QV साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब इसका मैग्नेटिक वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q V क्रॉस R और यहाँ पे आ जाएगा R3। अब ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको परेशान होना ये कहाँ से आया। भाई साहब, जो ये IDL है यही किसके बराबर हो गया है? QV के बराबर। पीछे फार्मूला पलट लो, पीछे फार्मूला देखो, पीछे फार्मूले में क्या था? IDL था ना। अब IDL क्या दे देगा? चार्ज। क्या दे देगा?
चार्ज, समझ रहे हो? तो आइडियल क्या हो जाएगा? चार्ज इनटू वेलोसिटी। समझ गए? कोई प्रॉब्लम है? आप चाहो तो देख सकते हो ये आता कैसे है। देखो आई को तुम क्या लिखते हो? आई को तुम लिखते हो, बोलो, डी क्यू बाई डी टी। मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया डी क्यू बाई डी टी। और ये डी एल क्या है? डी एल तो एक लेंथ है ना, तो लेंथ या डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड मान लो कितना आ गया? डी वी, और ये टाइम आ गया टी, तो ये कैंसिल कितना आ जाएगा? डी क्यू और ये डी वी, यानी क्यू इनटू वी हो जाएगा। आई बात समझ में? तो चाहो तो इसको ध्यान रखो, वरना सीधे आप क्या करोगे? ये चीज़, अगर चार्ज मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी दी हुई है, तो जहाँ आइडियल था वहाँ क्या आ जाएगा? केवल क्यू वी। जहाँ आइडियल है वहाँ क्या आ जाएगा? क्यू वी। बस इतना ध्यान रखना है। समझ रहे हैं? नोट कर लिया है? अब इसके एप्लीकेशन पे आएंगे और एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन बनेंगे फिर। हो गया? हो गया? नोट कर लिया सबने? ठीक है। मेन जो टर्म है इसका एप्लीकेशन है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके वहीं से बनते हैं, शुरू होते हैं न्यूमेरिकल्स। तो एप्लीकेशन में इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। और हालांकि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट होता है, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और वायर कैसा है? इनफाइनाइट है। तो हम बेटा डेरिवेशन नहीं करेंगे, ये बात समझ के रखिए। डेरिवेशन वाला पार्ट हमें नहीं करना है, बस रिजल्ट देखना है। तो मान लीजिए ये वायर है और ये वायर कैसा है? इनफाइनाइट। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। वायर कैसा है? इनफाइनाइट लेंथ का है। इसे मैं डॉटेड दिखाया है। अब इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई। अब इससे आपसे कहा जाए कि वायर से डिस्टेंस ए पर, वायर से डिस्टेंस ए पर एक पॉइंट है पी, तो उस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये करंट कैरिंग वायर है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है। इससे डिस्टेंस ए पर एक पॉइंट पी है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो सिंपली आपको याद रखना है B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। क्या याद रखना है? B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये इनफाइनाइट है, ठीक है। अभी सीधे बड़ा रिजल्ट यूज होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम वायर ले लें सेमी इनफाइनाइट, वायर अगर हम ले लें सेमी इनफाइनाइट, तो सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है
कि बस एक तरफ से इनफाइनाइट होगा। जैसे ये ऊपर तो इनफाइनाइट है, नीचे यहाँ पे फिक्स है, नीचे इनफाइनाइट नहीं है। अब इससे किसी पॉइंट P पर, और पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, A है मान लीजिए। तो ध्यान दीजिए सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, एक तरफ तो इनफाइनाइट है और यहाँ इनफाइनाइट नहीं है। तो इसी सिरे से, इसी एंड से एक पॉइंट P पर जिसका डिस्टेंस A है, तो यहाँ तो इनफाइनाइट हो गया। अब इसमें करंट कितना जा रहा है, I। तो बताओ B कितना हो जाएगा, याद है किसी को, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। ठीक है, ठीक। अब अगर ये एक फाइनाइट वायर हो, यानी लेंथ फिक्स कर दिया जाए, फाइनाइट वायर हो, तो फाइनाइट वायर कुछ ऐसा है कि ये वायर हुआ, इसमें करंट जा रहा है I, यहाँ से A डिस्टेंस पर मान लीजिए पॉइंट P है। तो अब ये क्या होगा, इसके इस एंड से पॉइंट P पर मान लीजिए बन रहा है एंगल φ1, दूसरे एंड से बन रहा है एंगल φ2। तो अब कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B, ये हो जाता है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये आपको याद रहना चाहिए। अभी हम सीधे क्वेश्चन में लगाएंगे, समझे। ये फाइनाइट वायर के लिए है। कर लिया। अब देखो एक पॉइंट लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए वायर, लिखिए इसको, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए वायर, magnetic field on the axis of a wire, magnetic field on the axis of a wire is always zero, is always zero। इसमें तुम्हें याद रखना है एक्सिस का मतलब क्या है। जरा ध्यान दो, ये वायर में करंट फ्लो हो रहा है I। अब I की वजह से एक पॉइंट वहाँ पर P और एक पॉइंट Q, इस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो इन दोनों ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। ये कैसे पहचानोगे आप, जो तार है उसके जो भी एंड हैं, उस एंड के बिल्कुल सामने आगे पीछे कहीं पर भी हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा भाई साहब, dB जो है ये प्रोपोर्शनल साइन थीटा भी तो है, और सामने रहेगा, वायर पे रहेगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, या तो 0 रहेगा या तो 180 रहेगा। और साइन 0 और 180 दोनों की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। आई बात समझ में। तो अब ये वायर ऐसे जा रहा है सीधे, और इसके वजह से पॉइंट R में पूछो बताओ कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, 0। ऐसे भी कितना हो जाएगा, 0। ऐसे इसके वजह से A पर कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। तो उसके एक्सिस पर, मतलब उसी लाइन पर कोई भी पॉइंट लोगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। इवन तुम तार पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, एक्सिस का मतलब इसका तार भी होता है, तो तार के किसी भी पॉइंट पे आ जाओ, वहाँ भी क्या हो जाएगा, 0। तो आमने सामने एक्सिस पर, लाइन पर खजा कितना हो जाएगा, 0। समझ गए, हो गया। अब सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है डायरेक्शन का। डायरेक्शन समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। देखो नोट कर लिया आपने, देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट वायर है,
और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। तो आपको एक बात तो पता है भाई साहब कि जब स्ट्रेट वायर होता है तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो कैसी होती है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। कैसी होती है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। ये तो मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अब सर्किल्स जब बनती हैं तो सर्किल दो तरीके से बनती हैं। या तो तुम सर्किल ऐसे बना रहे हो तो इसको क्या बोलोगे? क्लॉकवाइज। या सर्किल ऐसे बना रहे हो जिसको क्या बोलते हो? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ हम कैसे पता करेंगे क्या है? तो मैंने आपसे क्या कहा था? राइट हैंड थंब रूल लगाइए, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखिए, थंब को रखिए। अब अपनी फिंगर को कर्ल करिए, जिस तरफ से फिंगर कर्ल होंगी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से डायरेक्शन लेगा। तो बताओ आई की वजह से कैसा बनेगा? ऐसे ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसी बनेंगी? सर्किल ऐसे जाती जाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम है? बताइए, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, अब जरा ध्यान से देखो एक बात और। जब तुमने ऐसे रखा और कर्ल किया तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है ना? कहाँ जा रही हैं? अंदर। और यहाँ से कहाँ आ रही हैं? बाहर। इसको इमेजिन करो, ये ऐसे रखा है तो बना तो मैं ऐसे रहा हूँ, लेकिन कहाँ बन रहा है? ऐसे। ये कैसे बन रहा है? ऐसे, इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ से कहाँ जा रही हैं? अंदर। और यहाँ से कहाँ निकल रही हैं? बाहर। तो मैं इस वाले को कैसे दिखा सकता हूँ? क्रॉस से। और इसको कैसे दिखा सकता हूँ? डॉट से। किसी कोई प्रॉब्लम है? तो ये तो मैंने कहाँ लिया था करंट? ये लिया था मैंने करंट अपवर्ड डायरेक्शन में। ये करंट कहाँ लिया था? अपवर्ड डायरेक्शन में। लेट सपोज मैं यहाँ पर करंट ले डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बनेगा तो सर्कुलर ही, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। क्या बनने वाला है? बनने तो वाला कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। लेकिन अब ध्यान दो कैसे होगा। ये ऐसे रखा तो कहाँ जाएगा? इस तरीके से, यानी कि यहाँ से अंदर जाता हुआ, यहाँ से बाहर आता हुआ। तो अंदर जा रहा है यहाँ से अंदर जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डॉट। समझे? अब जो तुम परेशान अगर होते रहे हो कि सर ऐसे ऐसे भी देखना, भी बहुत आसान हो जाएगा। इसको नोट किया? तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। और उन कॉन्सेंट्रिक सर्किल की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करते हो? राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है? और अभी इस रूल को मैं छोटा कर देता हूँ, उसके बाद आप फटाफट बताओगे डायरेक्शन। ठीक है? बना लिया? ये वाला बन गया। बन गया? देखो, मैं तुम्हें जनरली ऐसे कुछ वायर दे रहा हूँ और उसका डायरेक्शन पता करना है। तो एक बार करंट कुछ ऐसा जा रहा है, दूसरी बार करंट कुछ ऐसा जा रहा है, तीसरी बार ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है? अब तुमसे पूछेगा कि डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फील्ड की, तो तुम्हें याद रखना है नॉक रूल। नॉक करते हो? कभी नहीं करते हो? हम तो सर सीधे जाते हैं, पूछते नहीं हैं। क्यों पूछें सर? हाँ, सीधे। देखो, नॉक क्या करना है, बहुत इजी हो जाता है। अब ये उंगली घुमा घुमा के जल्दी मत बनाओ, है ना, कि ये बनाए कि ये बनाए। तुमने करंट की डायरेक्शन में रखा, सरिता अठे देखो अठे, तुमने करंट डायरेक्शन में रखा, क्या रखा भाई साहब? अंगूठा रख दिया, हथेली फैला दिया। अब नॉक कहाँ करोगे? ध्यान देखो, यहाँ नॉक करोगे ना, जहाँ नॉक करोगे वहाँ आ जाएगा क्रॉस। क्या आ जाएगा? क्रॉस। यहाँ देखो, ऐसे रखोगे, नॉक कहाँ करोगे? यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा?
क्रॉस। फिर देखो अब कहाँ रखोगे, जान दो किसके, ये इसके वजह से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर यहाँ रखोगे तो कहाँ आएगा नॉक, यहाँ आएगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा क्रॉस। फिर देखो यहाँ रखा तो नॉक कहाँ करोगे, यहाँ ना, जहाँ नॉक करोगे वहाँ क्या आ जाएगा क्रॉस। तो जो बचा हुआ है वहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट और यहाँ डॉट। समझ गए। तो करंट की जो डायरेक्शन दी है उधर अंगूठा रखो, क्या करो, जहाँ नॉक किया वहाँ क्या आ जाएगा क्रॉस। समझ गए, नोट कर लो। ठीक है। जब इस चीज़ को हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो ये और आसान लगेगा, देखिएगा उस खाली। लेकिन बिना डायरेक्शन के बेटा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि फिर क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत कर देते हैं हम। कर लिया। शर्त दो ही है, जिस तरह का शेप देगा उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फॉर्मूला। दूसरा डायरेक्शन निकालने की टेक्निक, क्वेश्चन आपका लग जाएगा। लिखिए, हाँ मैं पूरा नहीं बोलूँगा, इतना बोल रहा हूँ, लिखो खाली। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। Calculate the resultant magnetic field at the midpoint। अब ये एक्चुअली है क्या, ये इनफाइनाइट वायर्स हैं और पैरेलल रखे हुए हैं। इसमें करंट जा रहा है 2 एम्पियर का और इसमें करंट जा रहा है 4 एम्पियर का। दोनों वायर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। और इसके बीचों बीच है पॉइंट P, जहां आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। क्या बताना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। लेफ़्ट वाले वायर को ले लीजिए वायर 1, राइट वाले वायर को ले लीजिए वायर 2। तो एक बात समझो पहले, तो जब ये इनफाइनाइट वायर है तो तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का लगेगा फॉर्मूला μ0I/2πa। इतना लगेगा नहीं लगेगा, समझे। लेकिन ये ऐसे नहीं करोगे, ध्यान दो पहले मेरी तरफ। सबसे पहले जिस पॉइंट पर कहा गया है वहाँ डायरेक्शन बना लो। तो तुम्हें पॉइंट P पर पूछा है, तो देखो इस वायर के लिए हमने रखा, तो नॉक करेंगे तो यहाँ आएगा ना, यानी वायर 1 के लिए P पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्रॉस। अब इसका देखो, यहाँ रखा तो नॉक यहाँ किया तो इसका क्रॉस तो यहाँ आ गया, तो हमें बाहर तो निकालना नहीं है, हमें कहाँ निकालना है, अंदर। तो इस वायर की वजह से पॉइंट P पर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। यानी डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट। ये नहीं पता करोगे क्वेश्चन गलत करोगे। अब जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो क्या पता चलता है, अगर डायरेक्शन दोनों सेम आती, क्रॉस और क्रॉस, बहुत आसान हो जाता, केवल आपको ऐड करना होता। दोनों डॉट आ जाती, ऐड करना होता। अब एक क्रॉस है एक डॉट है, क्या करना है, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। रिजल्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। किससे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, तो इसको ले रहा हूं मैं B1। ये हो जाएगा μ0, आई की तो कितनी है 2, कितनी आएगी वैल्यू 2π। अब बताओ ये बिल्कुल बीचों बीच है, तो ये 4 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। लेकिन 2 सेंटीमीटर है तो 2 × 10⁻² कर दोगे। ये हुआ वायर 1 के लिए, और कैसा हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। जब मैं लिखूंगा वायर 2 के लिए यानी B2, तो कितना हो जाएगा μ0, करंट की वैल्यू क्या है बोलो, 4 है,
ये 2 पाई और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10⁻⁻²। ये कैसा हो गया, डॉट हो गया। बोलो भाई, ये दोनों वायर को हमने निकाल लिया। अब हमको चाहिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो रिजल्टेंट में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना। किससे किसको माइनस करेंगे, तो जरा ध्यान दो यहाँ पर कि दोनों का न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन न्यूमरेटर किसका बड़ा है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2, मतलब B2 बड़ा है। तो क्या लिख दोगे, B2 इज ग्रेटर देन B1, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ जाएगा, B2 माइनस V1। अब केवल आप माइनस कर दीजिए, समझ रहे हैं। तो B2 कितना है, μ0 4 2 पाई 2 × 10⁻⁻² माइनस μ0 2 अपॉन 2 पाई 2 × 10⁻⁻²। सॉल्व कर लेंगे, आपकी कराऊं मैं। इतना भाई नोट कर लो, कितना आया, उसकी वैल्यू रख दो ना, हाँ रख दो। हाँ देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए सॉल्व। आप इसमें एक फैक्टर पूरा कॉमन ले सकते हो, वो क्या है, आप μ0 अपॉन 2 पाई 2 × 10⁻⁻² कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया 4 - 2, यानी कितना आ गया μ0। तो अब मैं देखो सीधे क्यों लिख दे रहा हूँ, देखो μ0 की वैल्यू पुट कर दो। μ0 की वैल्यू पता है आपको, 4 पाई × 10⁻⁻7, ये 4 - 2 2 हो गया, ये 2 पाई × 2 × 10⁻⁻²। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो भाई। क्या क्या कैंसिल होगा, देखो एक तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। जब इसको तुम ऊपर ले जाओगे तो 10⁻⁻7 10⁻2, यानी 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। लेकिन देखो क्वेश्चन इतने पे नहीं ख़त्म हुआ है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो बड़ा होगा उसका डायरेक्शन होगा। बड़ा कौन सा है, देखो B2 बड़ा है, डायरेक्शन क्या है उसकी, डॉट। तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या लिखोगे, डॉट। समझ गए। ये कभी गलती मत करिएगा कि मैग्नीट्यूड देखो डायरेक्शन नहीं देखा, क्योंकि जो ऑप्शन देगा उसमें डायरेक्शन के साथ देगा, समझे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं, ये जेई का है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबने कर लिया इसको नोट। देखो, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ये डायग्राम है।
हाँ, ये असल में देखो क्या है, यहाँ इनफाइनाइट है, यहाँ इनफाइनाइट है, यहाँ आके मिल रहा है। तो ये वायर भी क्या है, सेमी इनफाइनाइट। ये भी क्या है, सेमी इनफाइनाइट। ये भी क्या है, सेमी इनफाइनाइट। ये भी क्या है, सेमी इनफाइनाइट। कितना बेटा, 22। हाँ, तो उसको सॉल्व कर लो। भी एक और सॉल्व होगा, देखो। बताऊं मैं, सबसे पहले तो देखो कि पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड दे कौन सकता है। तुम देखो, केवल ध्यान से देखो, ये P पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। टारगेट देखो अपना क्या है, टारगेट क्या है, तुम्हें P पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब जरा ध्यान दो, ये जो वायर है ये बिल्कुल कहाँ है, P के सामने है, यानी क्या हो गया, एक्सिस वाला। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0। ये जो वायर है ये भी कहाँ है, देखो, अरे बोल दे भाई, बिल्कुल एक्सिस पे। तो B क्या हो जाएगा, 0। क्या इसके वजह से 0 होगा, नहीं तो अलग है सर। तो यानी ये और ये ही केवल कंट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले तुम डायरेक्शन बना लो, बस आसान हो जाएगा। तुमने यहाँ रखा है ऐसे, तो नॉक यहाँ करोगे, यानी यहाँ तो आएगा क्रॉस, लेकिन इससे तुमको मतलब नहीं है। मतलब किधर से, इधर से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट। यानी इस वायर की वजह से पॉइंट P पर क्या आएगा, डॉट। अब जरा इस वायर का देखो, यहाँ तुमने रखा, नॉक यहाँ किया, यहाँ पे क्या आ गया, क्रॉस। उससे मतलब तुमको नहीं है, क्योंकि तुम्हें पॉइंट P पर चाहिए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डॉट। अब दोनों अगर सेम आ गई तब तो कोई बवाल ही नहीं है, दोनों केवल ऐड होंगे। अब तुम पीछे पन्ना पढ़ के देखो कि सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है μ0I/4πA। अब A क्यों ले रहा हूँ सर, बहुत आसान, देखो डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ से, इस वायर से A, करंट I, इस वायर से भी क्या हो जाएगा, बोलो, μ0I/4πA। किसी कोई प्रॉब्लम है, टोटल क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दो। नहीं समझ रहे हो, तो ये क्या होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4। तो ये μ0I/2πA, और डायरेक्शन लिखना मत भूलना, डॉट। समझ गए। तो क्वेश्चन तो जेई का है, लेकिन कॉन्सेप्ट बस हल्का सा लग रहा है, ठीक है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन में हमेशा वायर ऐसे ही रखे। बात समझो क्या होगा, जरूरी नहीं कि वायर को हमेशा वो ऐसे रखे। वो कई बार क्या कर देता है कि कुछ ऐसे बना देता है और लिख देता है I। तो इसमें परेशान नहीं होना है। क्रॉस का मतलब करंट कहाँ जा रहा है, अंदर। डॉट का मतलब कहाँ है, करंट कहाँ आ रहा है, बाहर। यानी इसे पिन है ना ये, तो ये अंदर और बाहर इस तरीके से आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ध्यान दीजिए। वायर के वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है, सर्कुलर ही बनती है। तो यहाँ भी कैसा बनेगा, सर्कुलर, ध्यान दीजिए। और यहाँ भी कैसा बनेगा, सर्कुलर। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कहा जब सर्कुलर बनाते हो तो सर्कुलर में भी क्या होता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ क्या फंडा लगाएंगे, देखो ये क्या है, क्रॉस, ये क्या है, क्रॉस। तो C से क्रॉस
और सीधा काम क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज। क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज। यानी यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी कैसी बन जाएंगी, क्लॉकवाइज। तो C फॉर क्रॉस, C फॉर क्लॉकवाइज, तो डॉट में क्या हो जाएगा, कुछ सोचना है आपको, बोलो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? जब इस तरह से क्रॉस और डॉट देगा। कोई प्रॉब्लम है? अब तुमसे किसी पॉइंट पर पूछे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मान लो यहाँ पूछ ले, मान लो कि यहाँ पे पूछ दे, यहाँ पे दे दे और यहाँ पर दे दे, या ये P यहाँ कह दे, Q यहाँ कह दे और R कह दे, तो क्या करना है बताओ? उस पॉइंट पर केवल क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। तो B पर क्या हो जाएगा, ऐसे।